हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन। हम आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th। और इसी के साथ अपना ज्योग्राफी का 7th क्लास पूरा कंप्लीट हो जाएगा जब हम इसके लास्ट में होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर। फर्स्टली चैप्टर का नाम है लाइफ इन डेजर्ट्स, यानी कि जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है वहाँ पे कैसी लाइफ एग्जिस्ट करने को मिलती है। ठीक है, जब मैं रेगिस्तान बोलूँ या फिर डेजर्ट बोलूँ तो आपको क्या चीज़ माइंड में आएगी? ऐसी जगह दिखेगी जो काफ़ी सूखी सी होगी, ड्राई होगी, ऐसे लगेगा जैसे बारिश बहुत कम हो रही है, प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल बहुत कम हो रहा है। ठीक है, और ऐसे दिखेगा कि पेड़ तो हैं ही नहीं। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे वेजिटेशंस दिखेंगी, वो भी गैप गैप के ऊपर दिखेंगी। तो दैट इज़ द डिज़र्ट। तो डेजर्ट होता क्या है? एक एरिड रीजन यानी कि सूखा हुआ, कैरेक्टराइज्ड बाय हाई या फिर लो टेम्परेचर एंड हैज़ स्कार्स वेजिटेशन, यानी कि बहुत कम वेजिटेशन होगी इस एरिया में। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ बता रहा है? तो डेजर्ट जो कि हमने एज्यूम किया, और आपको एक और चीज़ पता होगी कि बोला जाता है ये जो रेगिस्तान होते हैं ये क्या करते हैं, सुबह देखेंगे तो इनका जो टेम्परेचर है सुबह से लेकर रात तक वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, बट नाइट टू डे जब हम चलेंगे तो इनका टेम्परेचर फॉल कर जाता है। तो दिन में गर्मी रहेगी और सुबह बहुत ठंड, रात को बहुत ठंड हो जाएगी। ठीक है, सो चैप्टर 5 में आपने देखा था कि वाटर जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या फिर पीपल हों। अगर आप ऐसे सोचें कि बिना वाटर के हम लाइफ जी रहे हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो चीज़ पॉसिबल सी नहीं है। इवन प्लांट्स, क्रॉप्स होगी, वो ग्रो भी नहीं करेंगे विदाउट वाटर। बट ऐसे कुछ एरियाज़ आप फिर सुन लेते हो जैसे रेगिस्तान, जहाँ पे एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर होता है। इन सम प्लेसेस आपको हॉटनेस फील होगी जैसे कि आग जल रही हो, पर कहीं पे ऐसे लगेगा जैसे बर्फ़ पे चल रहे हो। तो ऐसे डिज़र्ट्स भी होते हैं जो कि कुछ हॉट होते हैं और कुछ ऐसे भी डेजर्ट मिलेंगे जो कि कोल्ड मिलेंगे। सो आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देखो अगर, तो कोल्ड डेजर्ट भी मिलेंगे, हॉट डेजर्ट भी मिलेंगे। एग्जाम्पल अभी आगे देखते चलेंगे। तो ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, वेजिटेशन बहुत कम होती है और टेम्परेचर एक्सट्रीम पे होते हैं, या तो एक्सट्रीम लो या तो एक्सट्रीम हाई, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। हॉट डेजर्ट्स भी देखने को मिलते हैं एंड कोल्ड डेजर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। और इन एरियाज़ में लोग फिर भी अवेलेबल होते हैं, ऑल्दो जो वाटर होता है दैट इज़ वेरी लिटल अवेलेबल। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड एग्रीकल्चर वो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं उतने ही पानी में जितना अवेलेबल होता है। नाउ एग्जांपल दे रखा है पहले सहारा डिज़र्ट का। जैसे कि हमने नाम ही देखा लाइफ इन डेजर्ट, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है डेजर्ट के अंदर, कैसी फ्लोरा है, कैसी फौना है, यानी कि कैसे प्लांट्स हैं, कैसे एनिमल्स हैं, क्या वहाँ पे लोग रह रहे हैं अगर तो क्या उनको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो सारा देखेंगे। सबसे पहले आता है हॉट डिज़र्ट का एग्जांपल। तो जो सहारा है आपका, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हॉट डिज़र्ट। थोड़ी देर में हम एक कोल्ड डिज़र्ट का एग्जांपल भी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं लद्दाख। इंडिया के अगर टॉप पे चले जाओ तो यहाँ पे आपको मिलती है लद्दाख, ये वाला पोर्शन काराकोरम रेंज से लेके जास्कर रेंज तक ये लाई करता है। ठीक है, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। पहले हॉट डिज़र्ट यानी कि सहारा डिज़र्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इसकी आपको लोकेशन देखनी है तो ये देखो मैप है। ठीक है, मैप पे भी डायरेक्टली जाने से पहले अगर आपको ध्यान हो तो हमने कुछ कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे इस तरह से, अगर आपको याद हो, राइट। तो ये था आपका साउथ अमेरिका, यहाँ पे था आपका नॉर्थ अमेरिका, वहीं पे फिर थोड़े से आगे यहाँ पे आपको ये सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिले थे। यहाँ से आपका यूरोप शुरू हो जाता था, यहाँ पे मेडिटेरियन सी था, और यहाँ पे फाइनली आपको मिलेगा अफ्रीका। तो अफ्रीका का ये जो नर्दर्न पार्ट है ना, दिस वन, यहाँ पे पूरे में लाई करता है आपका सहारा डेजर्ट विच इज़ हॉट डेजर्ट। ठीक है, ये दिखाया हुआ, दिस इज़ द सहारा डेजर्ट। काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे कि एक दिखेगी आपको अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद आपको दूसरी दिखेगी दैट इज़ लिबिया, लिबिया के बाद आपको इजिप्ट भी दिख रही होगी। ठीक है, फिर नीचे की तरफ आ जाओ, मॉरिटानिया दिख रही है, माली दिख रही है, नाइजर दिख रही है, चड दिखेगी, सूडान दिखेगी। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो आपके इस सहारा डेजर्ट को बाउंड करते हैं। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़, ये देखो, दीज कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व इन द रीजन ऑफ सहारा डेजर्ट। कहाँ पे है? तो नर्दर्न पार्ट में आपको देखने को मिलता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द सहारा डेजर्ट नाउ। तो लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका। अफ्रीका के हमने कॉन्टिनेंट में देख लिया कि नॉर्थ वाले हिस्से पे लाई कर रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है और इसका एरिया कितना है? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज़ द एरिया ऑफ सहारा डेजर्ट। इंडिया का एरिया कितना था? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो उससे भी बड़ा है। ठीक है, इंडिया के साइज़ को देखें तो उसके डबल है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट डबल है। डू यू रिकॉल
तो इंडिया का हमें याद है एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उससे भी बड़ा है। सहारा डेजर्ट जो है अराउंड 11 कंट्रीज़ को टच करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितनी कंट्रीज़? ये जो अल्जीरिया देखी, लीबिया देखी, इजिप्ट देखी, मॉरिटाना देखी, सूडान देखी, एंड नीचे और भी थी, नाइजर, माली, छड, और उसके अलावा आप देखोगे थोड़ा सा हिस्सा इरिट्रिया तो नीचे जाके आएगा, बट इससे ऊपर की ये जितनी भी कंट्रीज़ आएंगी अराउंड 11 आ जाएंगी। सो यू हैव टू रिमेंबर कितनी कंट्रीज़ हैं, तो 11 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? अल्जीरिया है, छड है, इजिप्ट है, लीबिया, माली, मॉरिटाना, मोरक्को। मोरक्को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो आप, मोरक्को इस पोर्शन पे आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ द रीजन ऑफ मोरक्को। यहाँ जैसे मिलेगा आपको मोरक्को देखने को। मोरक्को से एक हवा भी चलती है टुवर्ड इटली, ऊपर की तरफ को, जिसका नाम है सिरोको। ठीक है, याद कर लो इसको अभी, सिरोको। वेरी इंपॉर्टेंट। देखेंगे विंड सिस्टम में जब आपकी नेक्स्ट क्लासेस की हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, बट फॉर नाउ इतना ही याद रखना है। देन नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो ये हैं आपकी 11 की 11 कंट्रीज़ जो कि सहारा डिज़र्ट को बॉर्डर करती हैं। ठीक है, व्हेन यू थिंक ऑफ डिज़र्ट द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम टू योर माइंड इज़ दैट ऑफ सैंड। रेत दिखेगा, बट सैंड के अलावा भी आपको कुछ और चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि छोटे छोटे पत्थर दिख सकते हैं। ठीक है, पत्थर ना दिखे तो उसके बाद थोड़े से ऐसे एलिवेटेड सी पहाड़ियाँ दिखेंगी, बिल्कुल छोटी छोटी। ठीक है, रॉकी सा सरफेस दिखेगा, पत्थर वगैरह दिखेंगे बड़े बड़े। तो ये जो रॉकी सरफेस होते हैं ये 2500 मीटर हाई भी हो सकते हैं कुछ एक प्लेसेस पे। अच्छा, एक फैक्ट है यहाँ पे कि जो सहारा डेजर्ट था ना, ये पहले डेजर्ट नहीं था। इट यूज टू बी लश ग्रीन प्लेन, प्रॉपर ग्रीन कलर था। जैसे नीचे दिख रहा है ना आपको सारे में ग्रीन कलर, ऐसा ही इसका कलर भी हुआ करता था एक टाइम पे कि ग्रीन कलर का था पूरा। पर क्या हुआ होगा बाद में, तो क्लाइमेट चेंजेस आए जिसकी वजह से ये डेजर्ट बन गया। चलो, तो केव पेंटिंग्स से हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि जो सहारा डेजर्ट था ये एक टाइम पे रिवर्स होल्ड किया करता था, जिनमें बहुत सारे क्रोकोडाइल्स थे। बैंक पे आपको एलिफेंट्स, लाइन्स, जिराफ्स, ऑस्ट्रिचेस, शीप, कैटल एंड गोट वगैरह मिलती थी। बट जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ ये सारे गायब हो गए। इवन इस डेजर्ट के अंदर आपको फ़िश के एविडेंसेस भी मिलेंगे। साइंटिस्ट को यहाँ पे जो है उन्होंने ये फाइनलाइज कर दिया था कि यहाँ पे फ़िशेस भी एक टाइम पे प्रेजेंट हुआ करती थी। एक जगह है अल अजीज़ा। अल अजीज़ा जस्ट लीबिया के पास में सहारन डिज़र्ट में लाया करती है, ऑन द साउथ ऑफ त्रिपोली, लीबिया के एरिया के पास में। रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस 1922। तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते जीने के लिए। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर अल अजीज़ा में रिकॉर्ड हो चुका है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द क्लाइमेट। तो सहारा डिज़र्ट का अगर क्लाइमेट देखें तो काफ़ी गर्म होता है और ड्राई होता है। शॉर्ट रेनी सीजन आता है और जो स्काई है वो पूरी तरह से साफ़ रहता है, स्काई ब्लू रहता है और क्लाउडलेस रहता है। ठीक है, क्योंकि बादल ही नहीं है तो बिल्कुल स्काई कलर का दिखेगा। ये देखो यहाँ पे, ओ देखो ऊपर इमेज, एक भी बादल नहीं दिखेगा, बहुत साफ़ जो आपको यहाँ पे आसमान देखने को मिलता है। हेयर जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट कर जाता है, देन इट अकमुलेट। जैसे पानी गिरता है वो साथ साथ ही इवेपोरेट भी कर जाता है। डेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं और डे टाइम पे जो टेम्परेचर है वो अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। बट लीबिया के एक रीजन अल अजीज़िया में हमने देखा कि 57.2 डिग्री सेल्सियस तक भी रिकॉर्ड हो चुका है। बट एनीवेज जो दिल्ली का अगर देखें तो 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे लोकेट हो जाता है। ठीक है, फिर सैंड जो होती है क्योंकि जल्दी गर्म हो जाती है, बेयर रॉक्स जल्दी गर्म हो जाती हैं तो रेडिएट करती हैं हीट को और एरिया को हॉट बना देती हैं। बट वहीं पे जितने जल्दी ये हीट को रेडिएट करती हैं उतनी जल्दी ये ठंड को भी रेडिएट करेंगी। तो लैंड मास होता है ना, ये जो लैंड मास यानी कि आपका जहाँ पे भी आप पैर रख सकते हो आराम से एक्सेप्ट वाटर, वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो नाइट्स होती हैं फ्रीजिंग कोल्ड होती हैं विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री। फिर आता है फ्लोरा एंड फौना। वेजिटेशन देखें अगर सहारा डेजर्ट में तो क्या क्या आता है, कैक्टस वगैरह दिखेंगे, डेट पाम्स आएंगे, अकेसिया बहुत सुंदर फूल होता है अकेसिया, ये भी देखने को मिलता है बिकॉज इनको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए होती। एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है दैट इज़ यहाँ पे ओएसिस प्रेजेंट होते हैं। ये ओएसिस क्या होती हैं, ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम्स अराउंडिंग दैम। ठीक है, ऐसे होंगी ये ग्रीन आइलैंड जो होंगी, डेट पाम इसके बाहर में लगे होते हैं। ये इंडिकेशन करता है कि यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होगी। ओएसिस जो होती हैं दे गिव द साइन कि यहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा। और कौन कौन से एनिमल्स दिखेंगे इसके आसपास, कैमल्स हो गए, हाइनास हो गए, जैकॉल्स हो गए, फॉक्सेस, स्कॉर्पियो, बहुत सारी वैरायटी के आपको स्नेक्स भी और लेजर्ड्स भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, दिस इज़ द ओएसिस। ये देखो यहाँ पे आपको ये सारे ट्रीज़ वगैरह दिखेंगे ना, ये इंडिकेट करते हैं कि इस रीजन में वाटर की अवेलेबिलिटी है।
साइंटिस्ट ने इवन यहाँ पे स्केलेटन भी देखे हैं फिशेस के इन दिस डेजर्ट। तो आप सोच सकते हो कि कुछ ना कुछ कैटास्ट्रॉफी, कोई ना कोई क्लाइमेट चेंज की कंडीशन बनी होगी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ से गायब हुई। नाउ पीपल, तो सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट होने के बावजूद भी आप देखोगे कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे मिलेंगे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है बेदाउनीस एंड ट्यूरेग्स। तो अफ्रीका के इस रीजन में आपको मिलेंगे कौन कौन से, ये दो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, याद रखनी है, बेदाउनीस और ट्यूरेग्स। ठीक है, ट्यूरेग्स और बेदाउनीस जो हैं दे आर फाउंड इन सहारन डेजर्ट। तो ये ट्राइबल आपने सुने होंगे ना, तो हम इंडिया का भी जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये 3 हिस्सों में हम अपने इंडिया को डिवाइड करते हैं, एक होता है रूरल, एक होता है अर्बन, एक होता है ट्राइबल। तो इसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। तो वैसे ही अफ्रीका में हम जब जाते हैं तो बेदाउनीज और ट्यूरेग्स, ये ग्रुप जो है नोमैडिक ट्राइब्स हैं। नोमैडिक का मतलब है एक जगह से चलेंगी दूसरी जगह पे चली जाएंगी। एंड इनकी क्या एक्टिविटी रहती है, तो लाइफ स्टॉक को रेयर करते हैं, जैसे कि गोट्स, शीप, कैमल, हॉर्सेस। ये एनिमल इनको मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं और हाइड विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट। और इवन जो लेदर होते हैं वो भी अवेलेबल हो जाता है, बेल्ट वगैरह, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स और इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। फिर आता है देयर इज़ यूज्ड हेयर, जो हेयर होते हैं ना, बाल होते हैं इनके, वो भी यूज़ करे जाते हैं टू मेक द मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स एंड इवन ब्लैंकेट्स। हैवी रोब्स पहनी होती है। तो अब क्वेश्चन उठेगा कि इतनी गर्मी में हैवी रोब्स क्यों पहनी है, क्योंकि वो हवा इतनी ड्राई होती है, इतनी गर्म होती है कि उससे स्किन के ऊपर बर्न्स आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उनको हैवी रोब्स पहननी पड़ती हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डस्ट स्टॉर्म्स। और डस्ट स्टॉर्म्स तो वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली चलते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर कॉन्टीन्यूसली बनते रहते हैं, तो इस वजह से उनको कॉन्टीन्यूसली ये रोब्स पहननी पड़ती हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आ गए, हॉट विंड्स आ गए, इसी वजह से। जो ओएसिस हैं सहारा के अंदर एंड नाइल वैली, जहाँ पे नाइल रिवर चलती है, इजिप्ट, यहाँ पे सेटल्ड पॉपुलेशन आपको मिलेगी, क्योंकि वाटर अवेलेबल है तो लोग रहेंगे। और जब लोग रहेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई क्रॉपिंग भी करेंगे, और जब क्रॉपिंग करेंगे तो उसको ट्रेड भी करेंगे। तो वही चीज़ है कि वाटर अवेलेबल है आपके नाइल वैली एज वेल एज जहाँ पे भी ओएसिस होंगी सहारा डेजर्ट के अंदर। पीपल डेट पाम्स वगैरह यहाँ पे ग्रो करते हैं, काफ़ी सारी क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे ग्रो करवाई जाती हैं। इजिप्शियन कॉटन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइड, द ग्रोन इन द इजिप्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पॉपुलर चीज़ आ गई इजिप्ट की कॉटन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा इसको। तो ये बाद में देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ ऑयल, इससे पहले ये देख लो साइड में, डिप्रेशंस बन गई होती हैं कहीं जगह पे, विंड ब्लो जब करता है, और ये क्या करता है, जैसे मान लो देखो यहाँ पे इमेज पे अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। जैसे मान लो ये पहले रेत है, ठीक है, बिल्कुल सीधी है ना अभी। अब मान लो विंड इस तरफ से आई तो ये क्या करेगा, उड़ जाएगा ना ऐसे, या तो इस डायरेक्शन में उड़ेगा, या कई बार क्या होता है सिर्फ सतह पे जो रेत होती है ना वही उड़ती है ऊपर से। तो डिफरेंट शेप्स मिलती हैं, या तो आपको ऐसे टिल्ले से मिलेंगे, या तो ऐसे क्रीशेंट शेप्स के मिलेंगे, क्योंकि ऊपर की रेत उड़ रही है, नीचे ऐसे डिप्रेशन से बनते जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे मिलेंगे, कुछ इस तरह से भी मिलेंगे, कुछ छोटे भी मिलेंगे, लोएस जिनको बोलते हैं। तो चलो वो तो डिफरेंट चीज़ें हैं, पर यहाँ पे क्या बनेगा, अब देखो जैसे ये डिप्रेशंस बनते हैं ना, तो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। बहुत ज़्यादा सैंड जो होती है वहाँ से एक जगह से रिमूव हो जाएगी, और वहाँ पे कई बार जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो सरफेस के ऊपर पहुँच जाता है, जिस वजह से क्या बन जाती है, ओएसिस। और इस ओएसिस की इंडिकेशन होती है कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट, और दूसरा ये जो एरिया होगा ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होगा। पीपल यहाँ पे भी सेटल कर जाएंगे इन वाटर बॉडीज़ के अराउंड, और यहाँ पे फिर डेट पाम्स वगैरह उगाएंगे, और बाकी क्रॉप्स भी, जैसे कि आपने ऊपर देखी राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स, ये सब ग्रो करवाते हैं। समटाइम ये जो ओएसिस होती हैं एबनॉर्मली लार्ज भी होती हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, कई बार बहुत बड़ी ओएसिस भी मिलेंगी, जैसे ताफी लालेत ओएसिस इन मोरक्को, जहाँ पे कौन सी हवा चलती है, सिरोको। तो ताफी लालेत ओएसिस कहाँ पे है, मोरक्को में है, और सबसे बड़ी ओएसिस है ये विद एन एरिया ऑफ 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है, काफ़ी बड़ी है, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अब देखो ऑयल मिल गया इन रीजन्स में, तो ये प्रोडक्ट है इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑयल की रिक्वायरमेंट सभी को है। कहाँ पे डिस्कवरी हुई है ऑयल की, अफ्रीकन एरिया में, तो अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। ऐसे देखा ना आपने, ये टॉप पे थी अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, यहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी हुई। तो जब ऑयल आ गया तो दुनिया को भी तो देंगे ना, ट्रेड भी तो चलेगा, एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री को, तो पैसा भी तो आएगा।
पैसा आएगा तो इनकी इकोनॉमी रेज करेगी, इकोनॉमी रेज करगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो हैंस वी कैन से दे आर इन डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में चल रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जैसे ही ये ऑयल की डिस्कवरी हुई तो सहारा डेजर्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं वो देखेंगे। और भी बहुत सारे मिनरल्स मिले हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, जैसे कि आयरन। इंडस्ट्री खड़ी करनी है, आयरन तो चाहिए होगा। व्हीकल्स बनाने हैं, आयरन तो चाहिए होगा। उसको कोरोजन से बचाना है, मैंगनीज चाहिए होगा। फॉस्फोरस उसमें डाल सकते हो, फॉस्फोरस की और भी प्रोडक्ट्स बनेंगी। यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए चाहिए होगा। तो ये सारी जब चीज़ें यहाँ पे मिल गई तो जो उस एरिया का ट्रांसफॉर्म होना है वो निश्चित है। कल्चरल लैंडस्केप देखें अगर सहारा का, तो वो चेंज हो रहा है। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस, ऐसे नहीं अब आप सोच सकते कि सिर्फ रेत रेत सी दिखेगी उस रीजन में। नो, यहाँ पे आपको हाईवेज दिखेंगे, ऑफिस दिखेंगे, ऑफिस की बिल्डिंग्स कांच की बनी हुई दिखेंगी, टावर्स मिलेंगे, मॉस्क पे भी ग्लास लगा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि चेंज हो रही हैं। सुपर हाईवेज देखने को मिलते हैं, क्रिस क्रॉस फॉर्म में दिखने को मिलेंगे। सो यू कांट इमेजिन ओनली द सैंड देयर, यू कैन इमेजिन दीज थिंग्स ऑल्सो। ट्रक्स जो हैं वो आ रहे हैं कैमल्स की जगह पे। जब भी हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो एक तो कैमल दिखता है, ठीक है, कि कैमल पकड़ा हुआ है, उसकी जो रोप है वो एक आदमी आगे आगे चल रहा है, उसके साथ साथ कैमल चला हुआ है, कोई बैठा हुआ है उसके ऊपर या तो, ठीक है। तो सॉल्ट ट्रेड के लिए पहले जहाँ पे कैमल्स का यूज़ किया जाता था, अब ट्रक्स का यूज़ करेंगे। अभी हमने दो देखी, बेदौनीज और ट्यूअरेक्स। ट्यूअरेक्स जो हैं दे आर एक्टिंग एज अ गाइड। तो टूरिस्ट आते हैं जब भी तो दे आर एक्टिंग लाइक अ गाइड। तो इन्होंने एक नया काम ले लिया, गाइडिंग का काम ले लिया। फॉरेन टूरिस्ट जितने भी आते हैं उनको ये लोग गाइड करते हैं। तो मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन जो हैं वो सिटी की लाइफ ले रहे हैं, नई जॉब्स पा रहे हैं इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड वहाँ पे मिल जाती है। अब आते हैं, ये तो था ऊपर सहारन डेजर्ट जो कि था हॉट डेजर्ट। अब आएंगे कोल्ड डेजर्ट के ऊपर जो कि मिलेगा आपको लद्दाख में। लद्दाख में अगर दो तीन चीज़ें आप देखो तो ये है अपना प्यारा भारत, इस तरह से दिखेगा आपको टॉप पे लाइक दिस। तो यहाँ से आपने सुना होगा ट्रांस हिमालयस गए, ग्रेट हिमालयस गए, देन लेसर हिमालयस जाएंगे, फिर शिवालिक्स जाते हैं। तो सबसे पहले पे आता है ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस नीचे आते हैं ग्रेट, ये ट्रांस हिमालय थोड़ा ऊपर बन सकता है इस तरह से, ओहो ठीक है। ये ट्रांस हिमालय हम काफ़ी ऊपर जैसे बनाएंगे लाइक दिस। इसके नीचे ग्रेट हिमालयाज आ जाएगा। ग्रेट हिमालयस के नीचे लेसर हिमालयाज बोल सकते हो आप, ठीक है, लेसर हिमालय। और नीचे आती है शिवालिक। तो हमें ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय इन सब की बात नहीं करनी, वी विल फोकस ऑन द ट्रांस हिमालयस। तो ट्रांस हिमालयस में भी क्या क्या रेंजेस आती हैं उनका आपको पता होना चाहिए, ऑल्दो वो आगे भी आएंगी बट अभी याद कर लो। एक तो आएगी इसमें काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज, फिर दूसरी आ जाएगी लद्दाख रेंज, तीसरी आ जाएगी जास्कर रेंज। नाउ यू कैन अज्यूम कि यहाँ पे ये क्या चीज़ दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो हम जाएंगे इंडिया के ऊपर वाले टॉप मोस्ट एरिया पे। यहाँ पे जाती है काराकोरम रेंज, यहाँ पे जाती है लद्दाख रेंज, यहाँ पे जाती है जास्कर रेंज। इसी रीजन में लाया करता है आपका लद्दाख। लद्दाख जो है दैट इज़ द कोल्ड डेजर्ट, सो इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। कहाँ पे लाया कर रहा है, तो ऊपर ग्रेट हिमालयस के ऊपर एंड ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। काराकोरम रेंज इसके नॉर्थ में आती है और जांस्कर माउंटेन इसके साउथ में आती है, तो वहाँ पे बीच में आएगा, ठीक है। ग्रेट हिमालय की जगह पे यहाँ पे अगर ट्रांस लिखा हो तो दैट इज़ वेरी एक्यूरेट, ठीक है। उसके बाद आता है सेवरल रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं, जैसे कि इंडस जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद रिवर फ्रॉम डीप वैलीज एंड गॉर्जेस बन जाते हैं, डीप डिप्रेशंस बन जाते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे, जैसे कि गांगरी ग्लेशियर, वेरी इंपॉर्टेंट गांगरी ग्लेशियर। अब लद्दाख जो है वो दो शब्दों से बना है। ला का मतलब होता है पास, आपने सुना होगा जोजीला, ठीक है, रोहतांगला, फिर पेंसीला, खारदुंगला, बुर्जिला। तो इस तरह से आपने बड़े सारे ला 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 सुने होंगे। तो ये ला क्या है, ये पास है, यानी कि जब ये माउंटेन फॉर्मेशंस हुई थी तो इनमें से बीच से रास्ते बनाए गए तो उनको बोल दिया गया ला, यानी कि रास्ता कहाँ से गया, फ्रॉम द माउंटेन। तो जो रास्ता माउंटेन से जाता है उसको बोलते हैं ला या फिर पास। और डाक का मतलब होता है कंट्री। तो लद्दाख इज़ इसको बोल दिया कि पास की कंट्री है, ठीक है, ये कंपैरिजन करा जाता है बेसिकली। तो वो चीज़ नहीं हमें करनी है यहाँ पे, बट
हाँ, जो इसका गांगरी ग्लेशियर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। जो ऑल्टीट्यूड है लद्दाख का वो 3000 मीटर लाई करता है अगर कारगिल रीजन में देखें। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, पहले नोटिस करो, कुछ चीज़ें नोटिस करो। यहाँ जैसे आपको जम्मू मिलेगा, जम्मू के जस्ट ऊपर श्रीनगर मिलता है। साइड में आप देखोगे तो कारगिल मिलेगा, कारगिल के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे कश्मीर वैली आ जाती है। और उसके अलावा ऊपर जाओगे ना, अगर यहाँ से कारगिल से आप जाओगे तो ऊपर आपको दिखेगा गिलगिट वाला एरिया। फिर कारगिल के साइड में जाओगे तो यहाँ पे लेह मिलेगा आपको, यहाँ पे आगे लेह के पास। लेह से जाओगे अगर ऊपर की तरफ तो यहाँ पे एक आपको नुब्रा वैली मिल जाती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगी ये चीज़ें, पर अभी के लिए इतना ही याद रखो, यहाँ ऊपर वाले हिस्से में मिलती है नुब्रा वैली। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ से कनेक्टेड हैं? पासेस से। जैसे अगर आपको जम्मू से श्रीनगर पहुंचना है तो यहाँ पे एक पास आता है जिसको बोलते हैं बनिहाल पास या बनिहाल ला। आपको अगर यहाँ श्रीनगर से चलना है टुवर्ड द कारगिल तो यहाँ पे आपको जो पास पड़ेगा उसका नाम है जोजिला। वैसे ही अगर आपको जाना है कश्मीर वैली से कारगिल वाले एरिया में या फिर कारगिल से कश्मीर वैली वाली एरिया में तो यहाँ पे जो पास मिलेगा उसका नाम है पेंसिला। वैसे ही अगर कारगिल से ऊपर की तरफ जाना है गिलगिट की तरफ तो यहाँ पे जो आपको पास मिलेगा उसका नाम है बुर्जिला। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको जैसे कारगिल से अगर आपको जाना है टुवर्ड ले तो यहाँ पे जो आपको पास मिलता है वो है फोटूला। और अगर आपको जाना है फ्रॉम ले टू नुब्रा वैली देन आप देखोगे कि यहाँ पे भी एक पास अवेलेबल है जिसका नाम है खारदुंग ला। तो इस तरह से बड़े सारे पासेस हैं जिनको अगर आपने याद करना है तो लो मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ एक बार से, सो दैट आपको याद रह जाए। चलो कौन कौन से देखे? एक तो देखा जम्मू से गए कहाँ, श्रीनगर। यहाँ पे श्रीनगर है ना आपका, यहाँ पे जम्मू आ गया तो यहाँ पे जो पास आया दैट इज़ बनिहाल पास। ठीक है, श्रीनगर से अगर आपको कारगिल जाना हुआ तो यहाँ पे जो पास आएगा वो है जोजिला। कारगिल से नीचे कश्मीर वैली की तरफ जाना होगा अगर तो यहाँ पे जो पास आएगा वो है पेंसिला। ठीक है, कारगिल से अगर ऊपर गिलगिट वाले एरिया में जाना है तो यहाँ पे जो पास आएगा उसका नाम है बुर्जिला। फिर उसके बाद अगर कारगिल से लेह वाली साइड जाना है देन यू विल फाइंड अ पास जिसका नाम है फोटूला। उसी तरह से अगर ऊपर नुब्रा वैली आती है, नुब्रा वैली में अगर आपको जाना है तो यहाँ पे भी एक पास आता है जैसे कि खारदुंग ला। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट से ला थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये हम सारे कहाँ पे देखते हैं? यहाँ पे इस रीजन में, लद्दाख वाले एरिया में। ठीक है, चलो ऑल्दो ये कुछ पासेस नीचे भी थे बट एनीवेज इस तरह से आप पासेस को याद कर सकते हो। तो ये ओवरऑल सी आप रेंजेस देख लो पहले तो, यहाँ पे आपको दिखेंगी ये सारी रेंजेस और ये कुछ पासेस। और उसके बाद चलो रीड ऑन कर लेते हैं फटाफट से। तो कारगिल अगर जाना है तो 8000 मीटर इन द काराकोरम रेंज में लाया करता है। ड्यू टू इट्स हाई ऑल्टीट्यूड जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और साथ में ड्राई भी होता है। एग्जाम्पल दे रखा है साइड में, जैसे कि द्रास रीजन है ना, वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है अर्थ के ऊपर लद्दाख के अंदर। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम चला जाता है और जो एयर होती है इन एल्टीट्यूड्स पे वो बहुत पतली होती है, दैट द हीट ऑफ सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। और आप उस सनलाइट को भी बहुत इंटेंसली फील करोगे समर के टाइम पे अगर देखोगे। 0 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाएगा। नाइट टेम्परेचर जो होता है वो -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सो यू कैन इमेजिन वाई इट इज़ नोन एज द कोल्ड डेजर्ट। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर व्हेन टेम्परेचर मे रिमेन -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयस। अब देखो एक दिक्कत क्या है, ये तो ऊपर ट्रांस हिमालयस है ना, यहाँ पे आप नोटिस करोगे यहाँ पे आपकी हिमालय शुरू हो जाते हैं। तभी तो यहाँ पे पासेस बने हैं क्योंकि हिमालय आ गए ना बीच में, तो नीचे की तरफ सारी बारिश हो जाती है जब भी साउथ वेस्ट मानसून आता है या जो भी। तो आप नोटिस करोगे कि नीचे के एरियाज़ में तो बारिश हो जाएगी, ऊपर तक वो पहुँच नहीं पाती। दैट्स वाई ये काफ़ी ड्राई एरिया भी है, रेन शेडो एरिया है और 10 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे बारिश आपको देखने को मिलती है। एयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीजिंग विंड्स फेस करती है और इवन बर्निंग हॉट सनलाइट भी फेस करती है। और अगर आप ना 2 जोन्स में बैठोगे, मान लो एक पेड़ है कहीं पे मिल गया आपको या फिर कोई घर की शेडो पड़ रही है आपके ऊपर, वहाँ पे तो आपको ठंडा फील होगा। बट अगर अपने पैर आप खुले एरिया में कर दो ना तो आपको वहाँ पे गर्मी फील होगी। सो यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम। तो इसी वजह से जो लद्दाख है इसको खापाचन भी बोला जाता है। खापाचन क्यों बोलते हैं? बिकॉज खापाचन का मतलब होता है स्नो लैंड, यानी कि ऐसी लैंड विच इज़ कवर्ड फ्रॉम द स्नो। तो खापाचन को बोलेंगे स्नो लैंड।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फ्लोरा एंड फौना, यानी कि प्लांट्स कैसे हैं, एनिमल्स कैसे हैं। अब जैसे हाई एरिडिटी है, बहुत ज़्यादा सूखापन है, ड्राई एरिया है, तो जो वेजिटेशन होती है बहुत कम होती है। स्कैंटी पैचेस मिलेंगे ग्रासेस के और श्रब्स के फॉर एनिमल्स टू ग्रेस, चरने के लिए बहुत कम एरिया मिलेगा। जो ग्रूव्स होंगी विलोज़ की एंड पोपलर्स की, वो दिखाई देती हैं थोड़ी बहुत वैलीज़ के आगे, वो जो ग्रीनरी दिखेगी थोड़ी बहुत। समर के टाइम पे फ्रूट ट्रीज जैसे कि एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट, ये भी ब्लूम करते हैं। सेवरल स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स जैसे कि देखी गई हैं लद्दाख के अंदर, कौन कौन सी, रॉबिन्स देखे गए हैं, रॉबिन बर्ड होते हैं, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड हुप्पो, ये सारे कॉमन बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। कुछ एक जो है इनमें वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, यानी कि किसी और कंट्री से किसी और कंट्री में जा रही होती हैं, तो दे टेक शेल्टर हेयर फॉर सम टाइम, मतलब रेस्टिंग के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं, तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी दिखेंगे। एनिमल्स ऑफ लद्दाख के एनिमल्स क्या क्या हैं, तो जैसे वाइल्ड गोट है, वाइल्ड शीप है, याक है, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स रखे होते हैं इन्होंने। और जो एनिमल्स होते हैं क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इनको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, हाइड्स प्रोवाइड करते हैं। हाइड का मतलब होता है स्किन से बाद में जो इनका चमड़ा होगा उससे क्या बनाएंगे, ये लेदर की चीज़ें बनाएंगे। और जो याक का मिल्क होता है उसका यूज़ करते हैं टू मेक चीज़ एंड बटर। और जो हेयर होते हैं शीप एंड गोट के, उनको यूज़ किया जाता है टू मेक वुलेंस, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है, चिरू या फिर जिसको तिब्बतन एंटीलोप भी बोलते हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। आपने पढ़ा होगा ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, वो सारी कैटेगरीज आती हैं, 9 के आसपास कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक चिरू मिलता है हमें। चिरू को तिब्बतन एंटीलोप भी बोलते हैं। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, मतलब इसका नंबर बहुत कम होता जा रहा है। जब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएगा तो इट विल क्रिएट अ वर्स्ट सिचुएशन फॉर देम टू सर्वाइव। तो अभी क्या बताया गया है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। क्यों हुए ये एंडेंजर, बिकॉज इनको हंट किया जाता है ताकि वूल बनाई जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गर्म वूल बनती है इनकी, इन बालों से, जिसका नाम है शहतूश, ठीक है। और ये लाइट वेटेड होती है और बहुत गर्म होती है, लाइट वेटेड होने के साथ साथ बहुत गर्म होती है। फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स जो हैं वो यहाँ पे विलो ट्रीज जो मिलते हैं लद्दाख रीजन में, उनके बनाए जाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट, अभी देखे थे ना विलो एंड पॉपुलर ट्रीज, तो उनकी वुड से यूज़ करके बैट्स बनाए जाते हैं अच्छी क्वालिटी के। न लोगों के बारे में अगर देखें तो हमने वहाँ पे बेदोनीज और तुरारेग्स देखे अफ्रीका के अंदर, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें कुछ लोग मिलेंगे। तो लद्दाख के जो लोग होंगे वो आपको तिब्बत और सेंट्रल एशिया की तरह रिजेंबल करते हुए देखने को मिलेंगे। जो पीपल होते हैं यहाँ पे वो मुस्लिम्स हैं या फिर बुद्धिस्ट हैं। और यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, आप जब जाओगे तो यहाँ पे आपको गोम्पास मिलेंगे। गोम्पास का मतलब है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप इसी इमेज को देख सकते हो, ये थिक्से मोनेस्ट्री है, थिक्से गोम्पा भी बोल सकते हो या थिक्से मोनेस्ट्री भी बोल सकते हो। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को क्या बोलते हैं, गोम्पास, ट्रेडिशनल गोम्पास, ठीक है। गोम्पास वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, याद रखना इसको, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को ही बोलते हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज जो कि आपको कहाँ पे मिलेंगी, लद्दाख में मिलेंगी। हैमिस आपने नेशनल पार्क भी सुना होगा, ठीक है। हैमिस नेशनल पार्क कहाँ पे लाया करता है, लद्दाख में ही लाया करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्नो लेपर्ड वगैरह आप यहाँ पे देखोगे। तो हैमिस एक मोनेस्ट्री भी है, हैमिस गोम्पास भी है, थिक्से गोम्पास, शे गोम्पास, लामा यूरू गोम्पास, तो बहुत सारी, फ्यांग गोम्पास, इस तरह से बहुत सारी मोनेस्ट्रीज आपको लद्दाख में मिलेंगी। समर सीजन में पीपल जो होते हैं बहुत बिजी होते हैं इन कल्टीवेटिंग बार्ले, पटाटो, पीस, बीन्स, टर्निप। और जो क्लाइमेट होता है विंटर मंथ में इतना हार्श होता है कि पीपल जो हैं वो डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाते रहते हैं या फिर सेरेमनीज़ बनाते रहते हैं ताकि वॉक करते रहें और जो ब्लड है वो उनका गर्म रहे ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे हार्श कंडीशन हो जाती है। पूरा दिन वो ना सिर्फ वर्क करते हैं, यहाँ पे जो फीमेल्स देखोगे ना वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि घर का ही काम करेंगी, दे वर्क लाइक ऑल राउंडर। तो घर पे ही काम नहीं करते, फील्ड्स में भी काम करते हैं। ऑल्सो छोटे छोटे बिजनेसेस बना रखे हैं, शॉप्स खोल रखी हैं, वहाँ पे भी काम करती हैं। नाउ लद्दाख की कैपिटल ले है, सो इट इज़ अ कैपिटल ऑफ लद्दाख। ये कनेक्टेड है बाय रोड, बाय एयर। तो अभी आपने देखा जैसे कारगिल से भी हम ले तक जा सकते हैं बाया, हमने देखा वहाँ पे पास था फोटूला। वैसे ही अगर नुब्रा वैली से ले की तरफ आना है तो खारदुंगला था। तो इस तरह से बहुत सारे पासेस हैं जिनकी हेल्प से लद्दाख पूरा का पूरा वेल कनेक्टेड है। यहाँ पे एयर स्पेस भी है, यानी कि वाया जो आपके एयर पैड्स हैं उनके थ्रू भी आया जा सकता है। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स बेसिकली ज़्यादा जो यूजेबल है दैट इज़ हेलीकॉप्टर। बट आप न्यूज़ में देखते हो कि किस तरह से
जो हमारे एयर फोर्सेस वाले हैं उन्होंने लैंडिंग करी इन द लद्दाख रीजन। वहाँ पे शॉर्ट हाईवेज हैं, दैट्स वाई। नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर वैली से थ्रू जोजिला पास। तो इस तरह से बहुत सारे पासेस आप बता सकते हो हिमालयज़ में, जैसे कि मैंने आपको बता दिए पहले ही। मनाली लेह हाईवे 4 पासेस से पास करता है। कौन कौन सा? रोहतांगला के पास आप देखोगे जो ब्यास रिवर और एक और रिवर है वहाँ पे रावी रिवर, ये दोनों ओरिजिनेट कर रही होती हैं। वैसे ही बारालाचाला है, यहाँ से चेनाब रिवर का लिंक है, लुंगा लाचाला, तांगलांगला। तो ये चारों पासेस आते हैं जब आप मनाली ले हाईवे पे होते हैं। कौन कौन से? रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगा लाचाला, तुंगलांगला, ठीक है, तुंगलांगला। तो ये 4 पासेस आपको मिलते हैं और ये जुलाई से लेके सितंबर के बीच में ही ओपन होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्नो से कवर्ड रहते हैं, दैट्स वाई। टूरिज़्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इंडिया या फिर अब्रॉड में अगर देखें तो सारे के सारे टूरिस्ट आपको लद्दाख में जाते हुए देखने को मिलेंगे। ये गोमपास भी विजिट कर रहे हैं, वो जो हमने ऊपर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री देखी, थिक्से मोनेस्ट्री का आपने इमेज भी देखा, तो वहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं टू सी द मीडोज़ एंड ग्लेशियर्स। तो ये व्यू देखने के लिए आ जाते हैं और विटनेसिंग द सेरेमनीज़ एंड फेस्टिविटीज़ और जो भी एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे लद्दाखी वीमेन इन ट्रेडिशनल ड्रेस दिखाई हुई है आपको इमेज में, यू कैन सी। जो लाइफ है पीपल की, दैट इज़ अंडर गोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न हो रहे हैं लोग, बट जो पीपल हैं लद्दाख के, दे हैव ओवर द सेंचुरी लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर। पर वो नेचर के साथ बैलेंस में रह रहे हैं ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि वाटर एंड फ्यूल। तो वो दे आर यूज्ड विद रेवरेंस एंड केयर। तो उनको पता है उस चीज़ की वैल्यू कि पानी कितना कम है यहाँ पे और फ्यूल कितना कम अवेलेबल है, तो दैट्स वाई दे नो द इम्पॉर्टेंस। बोलते हैं ना कभी कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाती है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें स्कार्स हैं, स्कैरसिटी में हैं, कमी में हैं, दैट्स वाई दे नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फ्यूल। कुछ भी यहाँ पे डिस्कार्ड नहीं करा जाता, ना तो वेस्ट किया जाता है। नाउ सहारा कहाँ पे लोकेट था? अफ्रीका में, नॉर्दर्न पार्ट में। सहारा किस टाइप का डिज़र्ट था? हॉट, ठीक है। कोल्ड में कौन सा पड़ा आपने? लद्दाख। लद्दाख डिज़र्ट में कौन कौन से मेजर रिलीजन्स देखने को मिले? तो बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स। डिज़र्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, तो स्कैंटी वेजिटेशन देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद बोला है हैमिस इन लद्दाख किस चीज़ के लिए फेमस है? तो मोनेस्ट्री के लिए। इवन नेशनल पार्क भी है, हैमिस नेशनल पार्क। इजिप्ट किसके लिए फेमस था? कॉटन के लिए। अब देखो, ये देखो आगे आपके 2-4 क्वेश्चंस वही। तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे? ओएसिस क्या थी? तो डिप्रेशन थे ना वाटर के साथ। और ये गैंगरी क्या था? गैंगरी वॉज द ग्लेशियर। लामा यूरू ये क्या थी? मोनेस्ट्री। फिर ऑयल कहाँ पे मिला था आपको? लिबिया वाले एरिया में, ठीक है। वैसे बेदौनीज ये कहाँ पे मिले थे? सहारा में, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व मैनी मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। और यहीं भी आपकी कंप्लीट होती है 7th क्लास की NCERT। और नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट बुक। और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू वांट कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। इसके साथ साथ जो अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़े दिनों में, जो साइंस वाला पार्ट है उसको, जैसे कुछ लोग CDS का एग्ज़ाम देते हैं या फिर जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे एक बेसिक सी साइंस आती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स वाला पार्ट। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इन नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो आपको अपडेट्स आ जाएंगे। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।